जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने यूपी पुलिस का री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे आशा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन यदि बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों विनय पिटक, ऑप्शन सेकंड है सुत्त पिटक, ऑप्शन थर्ड है अधिधम्म पिटक और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। क्या है? ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या था बच्चों? एक बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ में ये तीनों ही शामिल थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। यदि बच्चों बात की जाए विनय पिटक की, तो विनय पिटक को उपाली ने लिखा था। किसने लिखा था? उपाली ने लिखा था। सुत्त पिटक की बात की जाए बच्चों तो यह आनंद ने लिखा था। किसने लिखा था? आनंद ने लिखा था। ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और अधिधम्म पिटक की बात की जाए तो यह मोगली पित्त तिस्सु ने लिखा था। मोगली पित्त तिस्सु ने लिखा था। क्लियर है बच्चों? किसने लिखा था? मोगली पित्त तिस्सु ने लिखा था। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान पर कितने वाचन हुए? कितने वाचन हुए? वाचन का मतलब होता है रीडिंग। क्या? रीडिंग। कितनी बार पढ़ा गया था? संविधान जब लागू किया गया था उससे पहले कितनी बार पढ़ा गया या वाचन हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है 3 बार, 3 वाचन हुए। ऑप्शन सेकंड है 4 वाचन हुए। ऑप्शन थर्ड है 5 वाचन हुए और ऑप्शन फोर है 6 वाचन हुए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए थे। कौन कौन सा और कब कब हुआ था? बच्चों, 3 वाचनों की बात की जाए तो 3 वाचन में जो पहला वाचन था, प्रथम वाचन जो था या फर्स्ट वाचन, यह हुआ था बच्चों 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। क्लियर है? 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ था। फिर अगर बात की जाए द्वितीय वाचन की या सेकंड वाचन की, तो जो द्वितीय वाचन हुआ था यह 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ। 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। 1948 से 1949 तक चला है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। और बच्चों, तीसरा वाचन की यदि बात की जाए, तीसरा वाचन जो हुआ था बच्चों, यह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया था। क्या किया गया था बच्चों? संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। क्लियर है ना? ये संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर को। 3 बार संविधान पर वाचन हुआ। पहला वाचन आपके सामने 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 21 जून को, ऑप्शन सेकंड है 11 जुलाई को, ऑप्शन थर्ड है 26 जुलाई को और ऑप्शन फोर है 16 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब बच्चों, अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी या ये जो प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ 2015 से हुआ था। कब से हुआ था? 2015 से प्रारंभ हुआ और हर 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब अगर बच्चों बात की जाए
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए 26 जुलाई को, तो यह कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात की जाए 16 सितंबर को, तो यह ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ललिता किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र का, ऑप्शन सेकंड है कर्नाटक का, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश का, और ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश का। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य हैं, जिसमें जैसे अगर बात की जाए तो आपका लावनी है। कौन सा है? लावनी है। लावनी है। एक अगर बात की जाए तो नटका है। एक नटका है। एक अगर बात की जाए तो कोली है। कौन सा है? कोली है। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 5, और ऑप्शन 4 है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 8। क्या है? वर्तमान में कितने भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कहने का मतलब यह कौन कौन से नृत्य हैं? 8 की यदि बात की जाए तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। उसके अलावा यदि बात की जाए भारतनाट्यम के अलावा तो आपका है कथक। आपका कौन सा है? कथक। कथक। उसके अलावा कथक। उसके अलावा कथकली, 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 कथकली। उसके अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। उसके अलावा ओडिसी। उसके अलावा कौन सा है? ओडिसी है बच्चों। उसके अलावा सत्रिया है। कौन सा है बच्चों? सत्रिया है। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और उसके अलावा बात की जाए तो मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी है। बच्चों 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों इन्हें याद करने के लिए आप भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और छोटी सी ट्रिक की बात की जाए तो छोटी सी ट्रिक है कि बॉस 3 किलोमीटर और 2 मीटर दौड़ते हैं। कितने? जो बॉस हैं वो 3 किलोमीटर और 2 मीटर दौड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बी से आपका बच्चों भारतनाट्यम हो गया। क्लियर है? ओ से बच्चों ओडिसी हो गया। एस से अगर बात की जाए बच्चों तो इससे सत्रिया हो गया। अगर 3 किलोमीटर मतलब 3 के से हमें याद रखना, 3 किलोमीटर मैंने लिख दिया तो 3 के का मतलब 1 से कथक, 1 के से कथकली, और 1 के से बच्चों कुचिपुड़ी। क्लियर है? और 2 एम से बात की जाए तो 2 एम से एक मोहिनीअट्टम और एक बच्चों मणिपुरी। तो आप इसे याद रख सकते हो कि बॉस 3 किलोमीटर और 2 मीटर दौड़ता है। क्लियर है बच्चों? जिससे आपको शास्त्रीय नृत्य आपके बने रहेंगे और इन्हें आप कभी नहीं भूलोगे। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? 8 हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है? ऑप्शन फर्स्ट है भील, ऑप्शन सेकंड है खासी, ऑप्शन थर्ड है मुंडा, और ऑप्शन 4 है थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है थारू। क्या है? थारू। थारू अगर जनजाति की बात की जाए बच्चों तो थारू जो जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले तराई क्षेत्र में, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले तराई क्षेत्र में पाई जाती है, वाले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यह उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले तराई क्षेत्र में। उसके अलावा यह उत्तराखंड में भी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो थारू जनजाति है यह हिंदू धर्म को ही मानती है। किस धर्म को मानती है? हिंदू धर्म को मानती है। उसके अलावा जो थारू जनजाति है यह किरात वंश से संबंधित है। किस वंश से? किरात वंश से संबंधित है। किस वंश से? किरात वंश से संबंधित है। उसके अलावा यह संयुक्त परिवार के लिए भी जानी जाती है। किसके लिए? संयुक्त परिवार के लिए जानी जाती है। लेकिन इसकी खासियत एक यह है कि यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास के लिए फेमस है या ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है जौनसारी, ऑप्शन सेकंड है थारू, ऑप्शन थर्ड है भील और ऑप्शन 4 है भूटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, भूटिया जनजाति है जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। भूटिया जनजाति की बात की जाए तो यह उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। क्लियर बच्चों? उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो यह मंगोलायड परिवार से, किससे है? मंगोलायड परिवार से है। क्लियर है बच्चों? किस परिवार से है? मंगोलायड परिवार से यह संबंधित है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन फर्स्ट है नर्मदा, ऑप्शन सेकंड है गंगा, ऑप्शन थर्ड है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन 4 है स्वर्णरेखा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है नर्मदा। नर्मदा ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। यदि बच्चों बात की जाए तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ऐसे मानो कि ये नदी आ रही है और ऐसे गिरे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो जल उसका बिखर जाता है ऐसे और वह डेल्टा का आकार धारण कर लेता है। तो नर्मदा जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, जबकि नर्मदा नदी जो बच्चों यह भ्रंश घाटी से बहती है। किससे? भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी या हम लोग कह सकते हैं कि यह रिफ्ट घाटी से बहती है। किससे? रिफ्ट घाटी से बहती है। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा यदि बात की जाए तो नर्मदा जो नदी है बच्चों यह विंध्याचल व सतपुड़ा, विंध्याचल व सतपुड़ा, कौन कौन सी? विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य बहती है। पर्वतमाला के मध्य बहती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो नर्मदा नदी है यह अपना स्रोत या अपना जल जो विसर्जित करती है, जल इसका जो विसर्जन होता है वह अरब सागर में जाकर होता है। कहां पर जाकर? अरब सागर में जाकर ये गिरती है। क्लियर है बच्चों? नर्मदा नदी एमपी और गुजरात की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। किस किस की? नर्मदा को मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा है जो डेल्टा नहीं बनाती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़खल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है केरल और ऑप्शन 4 है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट
हरियाणा। कौन से? हरियाणा जो राज्य है उसमें बड़खल झील पड़ती है। अब अगर बच्चों बात की जाए तो उड़ीसा की फेमस झील है चिल्का झील, बहुत पूछी जाती है। चिल्का झील ये खारी झील है, चिल्का झील। उसके अलावा यदि बात की जाए केरल की तो वेम्बनाड, वेम्बनाड है। अष्टमुडी भी है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी। क्लियर है बच्चों? अष्टमुडी। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो साला झील है। कौन सी? साला झील अरुणाचल प्रदेश की है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बड़खल झील हरियाणा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सेकंड है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन थर्ड है अर्जेंटीना में और ऑप्शन फोर है दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और जो डाउन्स घास का मैदान है ये कैसा घास का मैदान है? तो ये शीत घास का मैदान है। क्लियर बच्चों? कैसा? शीत घास का मैदान है, शीत घास का मैदान है। हम लोग कह सकते हैं शीत घास का मैदान है या शीतोष्ण। क्लियर है बच्चों? दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक शीतोष्ण होता है और एक उष्ण कटिबंधीय होता है। क्लियर है? तो ये कैसा है? शीतोष्ण है। अब अगर बच्चों बात की जाए उत्तरी अमेरिका का एक फेमस है, उत्तरी अमेरिका का वो है प्रेयरी। कौन सा? प्रेयरी घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका का काफी फेमस है। अर्जेंटीना की यदि बात की जाए बच्चों तो अर्जेंटीना का भी एक बहुत फेमस है पंपास। कौन सा? पंपास, या इसको अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? अल्फा के नाम से भी जानते हैं। यदि बात की जाए दक्षिण अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका में यदि बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड है। कैसा है? बेल्ड भी है। और अगर दूसरे की बात की जाए तो एक पार्कलैंड भी है। कौन सा है? पार्कलैंड। पार्कलैंड की बात की जाए तो ये शीतोष्ण है। ये कैसा है? ये शीतोष्ण है। ये नहीं सॉरी पार्कलैंड है जो यह पार्कलैंड है, ये उष्ण है। कैसा है बच्चों? पार्कलैंड है ये उष्ण है। कैसा है? ये उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है या उष्ण घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय है या उष्ण घास का मैदान है। और जो वेल्ड है ये शीतोष्ण है। ये कैसा है बच्चों? ये शीतोष्ण है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है। केवल एक ही है जो दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं, एशिया में तो कई हैं, केवल दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन फर्स्ट है कंबोडिया, ऑप्शन सेकंड है मलेशिया, ऑप्शन थर्ड है लाओस और ऑप्शन फोर है थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है लाओस। लाओस अकेला ऐसा दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जो कैसा है? जो अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध कैसा देश होता है मैं आपको बता दूं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है, ये कोई भी देश हमने मान लिया। यदि इस देश के चारों ओर स्थल है, केवल क्या है? स्थल है, मतलब कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। क्या? कोई भी वाटर बॉडी नहीं। जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि हमारे भारत के जैसे ये दक्षिण वाला है तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हो अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो यहाँ हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। अगर उसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी है। लेकिन बात इंपोर्टेंट यह है कि जो बंगाल की खाड़ी है ये अब स्थल अवरुद्ध नहीं रहा। कहने का मतलब यह प्रायद्वीपीय हो गया, तीन तरफ से यह जल से घिरा हुआ है। ऐसा कोई देश जिसके चारों ओर वाटर बॉडी नहीं है, मतलब जल नहीं है, उसको हम लोग स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कौन सा है? लाओस है। क्लियर बच्चों? कौन सा है? लाओस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है हाथी, ऑप्शन सेकंड है शेर, ऑप्शन थर्ड है बाघ और ऑप्शन फोर है गाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है हाथी। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु
2010 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में जो आपका हाथी है उसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1896 में, ऑप्शन सेकंड है 1929 में, ऑप्शन थर्ड है 1885 में और ऑप्शन फोर है 1905 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1896 में। 1896 में आपको बता दूं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। क्लियर बच्चों? राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत था आपका जो गाया गया था वो था वंदे मातरम। क्लियर है? कौन सा था? वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था, यह पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी बच्चों, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रहीमतुल्लाह सहानी ने की थी। किसने की थी? अध्यक्षता जो की थी वो रहीमतुल्लाह सहानी ने की थी। क्लियर बच्चों? रहीमतुल्लाह सहानी ने की थी। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जल्लीकट्टू क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एक खेल का प्रकार, ऑप्शन सेकंड है एक प्रसिद्ध स्थल, ऑप्शन थर्ड है एक प्रकार की मिठाई और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, जल्लीकट्टू एक खेल का प्रकार है। और जल्लीकट्टू की यदि बात की जाए बच्चों तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु किस राज्य का फेमस है? तमिलनाडु राज्य का फेमस है। किस राज्य का फेमस है? यह तमिलनाडु राज्य का फेमस है। अब अगर बात की जाए तमिलनाडु राज्य का फेमस है, लेकिन होता क्या है इसमें? तमिलनाडु राज्य का फेमस है। किसका? तमिलनाडु राज्य का ये फेमस है। इसमें क्या होता है? इसमें सांडों को लड़ाया जाता है। किसको? सांडों को लड़ाया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर बच्चों? ये कैसा खेल है जिसमें सांड लड़ते हैं और उसको मनुष्य उसे काबू में करता है या मनुष्य से सांड लड़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो क्या है ये? एक खेल है जल्लीकट्टू और किस राज्य का है? तमिलनाडु का फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कहने का मतलब ये तब की बात है जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने डायरेक्ट भारत का जो कंट्रोल था अपने हाथ में लिया था या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लिया था। ऑप्शन फर्स्ट है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन सेकंड है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन थर्ड है 1 नवंबर 1858 और ऑप्शन फोर है 17 नवंबर 1859। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई थी। हुआ क्या था इसमें? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उसने क्या किया कि एक मंत्री या सचिव कह सकते हैं इसको, मंत्री या सचिव होगा, वह 15 सदस्य की एक कार्यकारिणी होगी। क्या होगी? 15 सदस्य की कार्यकारिणी होगी और यह सीधे ब्रिटेन की महारानी के कांटेक्ट में होगी। जो भी जैसी स्थिति होगी वह वहां उसके बारे में बताएगी कि भारत की स्थिति क्या है। क्लियर है ना? तो यह घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को की गई थी और ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? जो ब्रिटिश क्राउन था उसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और कहां की गई थी? तो यह इलाहाबाद में की गई थी। कहां पर? इलाहाबाद में। बहुत पूछा जाता है, आज का जो प्रयागराज है वह इलाहाबाद हुआ करता था, तो इलाहाबाद में ब्रिटिश क्राउन की घोषणा की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है नील दर्पण, ऑप्शन सेकंड है वॉइस ऑफ इंडिया,
ऑप्शन थर्ड है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नील दर्पण जो पुस्तक है या जो नाटक है वह पुस्तक जो है यह दीनबंधु मित्र की है। किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। क्लियर है बच्चों? और ये जो लिखी गई थी ये 1858-59 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1858-59 में लिखी गई थी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की फेमस नाटक है या पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है गुरु रामदास, ऑप्शन सेकंड है गुरु नानक, ऑप्शन थर्ड है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन 4 है गुरु राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है गुरु राम सिंह। क्या है? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। यदि बात की जाए तो कूका आंदोलन 1840 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1840 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जो स्थान था वो पंजाब था। क्या था? पंजाब में 1840 में कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसे बाद में गुरु राम सिंह ने संगठित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सेकंड है पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन थर्ड है कोल विद्रोह, ऑप्शन 4 है पावना विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है सन्यासी विद्रोह है जो आनंद मठ उपन्यास से संबंधित है। आज सन्यासी विद्रोह की यदि बात की जाए तो इसे 1763 से लेकर 1800 तक माना जाता है। कितना? 1763 में यह प्रारंभ हुआ और 1800 तक चला था। सन्यासी विद्रोह में क्या था कि ये मंदिर के सन्यासी थे और ये ब्रिटिश की जो नीति थी उनसे काफी ही परेशान थे और परेशान होने के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। और जो सन्यासी विद्रोह का ही वर्णन फिर आनंद मठ में ही लिखा है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो गीत था वंदे मातरम, यहीं पर उसका उल्लेख है। वंदे मातरम का यहीं पर उल्लेख है। क्लियर है बच्चों? आनंद मठ जो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है और आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो गीत था वंदे मातरम उसका यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकंड है जगदीश धनखड़, ऑप्शन थर्ड है सुमन बेरी और ऑप्शन 4 है परमेश्वरन अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं नीति आयोग तो नीति आयोग की यदि बात की जाए तो नीति यह होता है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। बच्चों नीति आयोग की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्लियर बच्चों? और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। और जो नीति आयोग है बच्चों इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? इसने एक योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है बच्चों? यह
योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है बच्चों, इसका जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा, वर्तमान प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। क्लियर है बच्चों। और अगर बात की जाए तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानागड़िया थे। कौन थे? अरविंद पानागड़िया थे। क्लियर है बच्चों, अरविंद पानागड़िया थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, सुमन बेरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, थोड़ा सा लाइट की वजह से इश्यू हो गया बच्चे, लाइट चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने हाजिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन फोर है लॉर्ड क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड रिपन। क्लियर है। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। बच्चों अगर बात की जाए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। कब आया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रतिबंधित कर दिए गए। बच्चे क्या कर दिए गए? प्रतिबंधित कर दिए गए कि आप लोग फैक्ट्री में काम नहीं करोगे, प्रतिबंधित कर दिए गए। उसके अलावा यदि बात की जाए, दिए गए, उसके अलावा जो बच्चे 7 वर्ष से अधिक थे, 7 वर्ष से अधिक थे, जैसे बात की जाए कि जो बच्चे 12 वर्ष तक थे, कितने? 12 वर्ष तक थे, 7 वर्ष से बड़े थे और 12 वर्ष तक थे। कहने का मतलब यह है 7 वर्ष तक के बच्चे तो प्रतिबंधित थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे इनके लिए काम करने की समय सीमा फिक्स कर दी गई। क्या किया गया? काम करने की समय सीमा, काम करने की समय सीमा फिक्स कर दी गई, काम करने की समय सीमा निश्चित कर दी गई। क्या कर दी गई? काम करने की समय सीमा निश्चित कर दी गई। और निश्चित कितनी थी? निश्चित कर दी गई। और जो निश्चित थी वो बच्चे केवल 9 घंटे थी। कितने थी? 9 घंटे थे। पहले क्या होता था, बच्चों का काफी शोषण हो रहा था, बच्चे कारखाने जाते थे और जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे वो भी वहां काम करते थे और उनका खूब शोषण होता था। लेकिन लॉर्ड रिपन आया, यह प्रथम कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम लेके आया, जिसने 7 वर्ष तक के बच्चों को तो प्रतिबंधित कर दिया कि जो बच्चा या जिसकी उम्र 7 वर्ष हो गई है वह, उससे कम है, वह फैक्ट्री में नहीं जाएगा। और 7 वर्ष से अधिक कहने का मतलब है जो 12 वर्ष तक के थे उनके लिए समय सीमा फिक्स कर दी गई कि आप लोग 9 घंटे से ज्यादा काम फैक्ट्री में नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि देश की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख, देश की नाम मात्र की, किसकी? देश की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख, देश की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। देश की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। क्लियर है बच्चों। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक भी होता है, देश का प्रथम नागरिक भी होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मतदाता की उम्र को 21 वर्ष, कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर दिया गया? जो आप देख रहे हैं कि
लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आप लोगों ने कुछ ने वोट डाल दिया होगा, कुछ आगामी डेट में डालने जा रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब जो आप लोगों की 18 वर्ष आयु पूर्ण हो जाती है तो आप लोग अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम कितनी होती थी, 21 वर्ष। इसमें यही पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ऑप्शन फर्स्ट है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सेकंड है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन थर्ड है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन 4 है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। कब? 1989 के द्वारा मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कितने? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर है बच्चों? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। बच्चों यदि 69वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह 1991 की बात है और इस 69वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्या? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। क्लियर है बच्चों? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? उसके अलावा यदि बात की जाए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया। यह ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। किससे? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और 106वें संविधान संशोधन की बात की जाए बच्चों तो यह 2023 में लाया गया और यह महिलाओं के क्या? महिलाओं के लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? क्या है? महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। क्लियर बच्चों? यह राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान सरसों में पहले नंबर पर आता है। सरसों के उत्पादन में पहले नंबर पर राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए बच्चों तो यह दालों के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। और महाराष्ट्र की बात की जाए बच्चों तो यह ज्वार के पहले नंबर पर आता है। ज्वार उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 75 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को, वह उसी को नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। क्लियर बच्चों? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। किसका होना चाहिए? बहुमत दल का नेता होना चाहिए। कहने का मतलब यह, राष्ट्रपति व्यक्ति तो किसी को भी नियुक्त कर सकता है लेकिन उसके पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, यदि आप लोग भविष्य में कभी लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर पाते हो या बहुमत आप हासिल कर पाते हो तो राष्ट्रपति आपको भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन फर्स्ट है चौथी अनुसूची, ऑप्शन सेकंड है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन थर्ड है 10वीं अनुसूची और ऑप्शन 4 है 9वीं अनुसूची।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है चौथी अनुसूची। अब अगर बच्चों बात की जाए तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। उसके अलावा 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह दल बदल से संबंधित है। क्लियर है बच्चों। और 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह भूमि सुधार से संबंधित, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सेकंड है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सेकंड है परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण था वैसे ये, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन को ही गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर बच्चों। और जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था यह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। क्लियर बच्चों, सारनाथ में दिया गया था। और महाविनिष्क्रमण कहलाता है जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग जो किया था उस घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और ये महापरिनिर्वाण है। क्या है? महापरिनिर्वाण है। यह उस घटना को कहा जाता है जब गौतम बुद्ध के क्या हो गया था? गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसको उस घटना को क्या कहा दिया जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई? ऑप्शन फर्स्ट है शिमला में, ऑप्शन सेकंड है लंदन में, ऑप्शन थर्ड है फ्रांस में, और ऑप्शन 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही जब लॉर्ड मेयो टहल रहे थे तो एक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनका कुछ न कुछ भारत में मृत्यु से संबंधित है। एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो जिनकी कब्र गाजीपुर में, और एक ये भाई साहब हैं जो ये अंडमान निकोबार में मारे गए। क्लियर है बच्चों। अगर बात की जाए तो लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था। जो इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो यह 1700 नहीं सॉरी यह इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों यह है आपका 1772 से 76 तक है। 1772 से 76 तक लॉर्ड मेयो का समय है। और लॉर्ड मेयो के बारे में यह कहा जाता है कि इनके समय में ही पहली जनगणना हुई थी। क्लियर है बच्चों। क्या हुआ था? पहली जनगणना इनके समय ही हुई थी। क्या हुआ था? पहली जनगणना इनके समय ही हुई थी। लेकिन 10 वर्ष लगातार 10 वर्ष क्रमिक जनगणना की बात की जाए तो वो लॉर्ड रिपन के समय से होती है। क्लियर है। वो 81 से 1881 से होती है। और पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन फर्स्ट है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सेकंड है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन थर्ड है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है बच्चों। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका जो समय था वह 1956 से 61 था। कितना था? 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है बच्चों। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन फर्स्ट है 74%, ऑप्शन सेकंड है 67%, ऑप्शन थर्ड है 55%, और ऑप्शन 4 है 78%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है। वैसे फिक्स तो इतनी थी 67.68% थी। कितनी थी? प्रॉपर इतनी थी। और लेकिन इस ऑप्शन में 67 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 9 और ऑप्शन 4 है 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। राज्य तो 8 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर बच्चों, राज्य कितने? 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कितने? 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश से लगने वाले हैं बच्चों। एक तो उत्तराखंड है, कौन सा है? एक तो उत्तराखंड है, एक उत्तराखंड है। एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश। दूसरा है बिहार, बिहार। इसके अलावा है हरियाणा, उसके अलावा है राजस्थान, राजस्थान। इसके अलावा है आपका छत्तीसगढ़, इसके अलावा है झारखंड, झारखंड है। इसके अलावा है मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। क्लियर है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोमंडल तट किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा और ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु। तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि जो कोरोमंडल तट है, वो कोरोमंडल जो तट है बच्चों वो यहाँ है, ऐसे है। इसमें देखो मैं आपको बता दूं, कोरोमंडल तट की बात की जाए तो ये तो गुजरात वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? गुजरात वाला हिस्सा है। तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं कठियावाड़ तट। कौन सा? कठियावाड़ तट। क्लियर है। कठियावाड़ तट। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, मतलब कहने का मतलब यह कि ये महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है यहां से। कौन सा? महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। ये गोवा है, ये गोवा है। क्लियर है। तो इसको कहा जाता है कोकण तट। कौन सा? इसको कोकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गोवा से और मैंगलोर तक, क्या? गोवा से मैंगलोर तक, जो गोवा से मैंगलोर है इसके मध्य के जो तट है उसको कोनार तट के नाम से जाना जाता है। किससे? कोनार तट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मैंगलोर से और कन्याकुमारी, क्या ये? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। जो मैंगलोर से कन्याकुमारी है, यहाँ के तट को बच्चों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और कन्याकुमारी से यहाँ लगभग कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। यहाँ तक के जो तट को, यहाँ तक के जो तट है इसको बच्चों किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जो कोरोमंडल तट, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ तमिलनाडु ही राज्य। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 5 को, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन 4 है 2। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस बार 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया। वैसे बता दूं सामान्यतः भारत रत्न 2 व्यक्तियों को दिया जाता है या 3 व्यक्तियों को दे दिया गया है। 2 बार हुआ ऐसा कि 3 से अधिक व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन इस बार तो 5 लोगों को ही दिया गया है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, यूट्यूब का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पराग अग्रवाल, ऑप्शन सेकंड है नील मोहन, ऑप्शन सेकंड है वारेन बफेट और ऑप्शन 4 है एलोन मस्क। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। यूट्यूब का जो सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को किया गया है और ये भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकंड है 9, ऑप्शन थर्ड है 7 और ऑप्शन 4 है 6। तो मैं आपको बता दूं इस समय वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, 2019 कब? 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था, कौन सा राज्य था? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा राज्य था? जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, इसका विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया। 2 कौन कौन से थे? एक तो इससे लद्दाख बना, कौन सा बना? एक तो इससे लद्दाख बना और एक इससे यही सेम बना JNK या जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बच्चों जब इनका विभाजन हुआ था तो इस समय 9 हो गए थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? 9। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या कि जो दमन एंड दीव था, कौन सा था? दमन एंड दीव था। दमन एंड जो दीव था बच्चों, दमन एंड दीव था, इसको दादर एवं नागर हवेली किसके साथ? दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली के साथ इसको मिक्स कर दिया गया और पुनः ये 8 राज्य हो गए। देखो बच्चे 9 हो गए थे, ये और ये भी अलग था, ये दोनों अलग थे, लेकिन अब इन दोनों को एक कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अब इन दोनों को एक कर दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोबारा से 9 से घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर है बच्चों? इन 2 का हुआ था तो 9 थी, लेकिन जब इन 2 को मिक्स कर दिया गया तो फिर पुनः 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 356, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 352। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन फर्स्ट रूस, ऑप्शन सेकंड भारत, ऑप्शन थर्ड कनाडा और ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है रूस है। क्लियर है बच्चों? और अपना भारत है वह 7वें नंबर पर है। तो बच्चों आप लोगों को जो सीरीज यह पसंद आ रही है और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बच्चों जय हिंद, जय भारत।